बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स +2 की क्लास में स्वागत। ये परंपरावादी या डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ पहले हम इंग्लिश के अंदर करेंगे, उसके बाद हिंदी में करेंगे, नहीं तो बीच में बड़ा खोज पोच हो जाता है। ठीक है, ये मैंने इसका वीडियो लेक्चर पहले भी बनाया था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश बीच में बहुत सारी मिक्स हो गई थी, और जिससे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। इस समस्या का निदान करने के लिए हमने ये किया कि हम पहले पूरा इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन कर लेंगे और उसके बाद हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू एस एंड आई इन क्लासिकल अप्रोच, और क्लासिकल अप्रोच यूज़ करके ए डी और ए एस और एस और आई के द्वारा हम किसकी डिटर्मिनेशन करते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनता है, जहाँ पे ए एस और ए डी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, या हमारा एस और आई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब क्लासिकल सेविंग फंक्शन, जो हमारा क्लासिकल सेविंग फंक्शन है, आपने इसको बड़े आराम के साथ फील करके समझना है। क्लासिकल सेविंग फंक्शन, आपको पता है कि हमारी जो सेविंग दैट इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम इसको लिखेंगे सेविंग दैट इज़ द फंक्शन ऑफ आर। जो हमारी सेविंग है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। और आपने देखा है, वी हैव आल्सो फेल्ट, जब भी हमारे बैंक में ब्याज की दर बढ़ती है तो हम जो है सेविंग ज़्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा आपकी सेविंग है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है सेविंग बढ़ती है। इट मीन्स सेविंग एंड इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इसके रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर मीन्स व्हेन वन इंक्रीजेज सेकंड आल्सो इंक्रीजेज, एंड वन डिक्रीजेज सेकंड आल्सो डिक्रीजेज। इट मीन्स क्या होती है, सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर्स। इट मीन्स जो आपका ग्राफ बनेगा दैट विल बी एक स्ट्रेट लाइन वट पॉजिटिव स्लोप्ड। इसकी स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। एस एस क्या है, आपका सेविंग फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड रेट ऑफ द इंटरेस्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हो एज द सेविंग इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले सकते हो, यू कैन टेक एनी पॉइंट हियर। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो हमारी सेविंग यहाँ से हम माप रहे हैं इतनी आ रही है। लेकिन जैसे ही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दी, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज इंक्रीज, अब हमारी सेविंग भी यहाँ से इंक्रीज करके यहाँ तक पहुँच गई है। इट मीन्स दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग। ठीक है, एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस, हमारी सेविंग इंक्रीज करती है। एंड एस एस इज द सेविंग फंक्शन विच इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। आपको समझ आ गई होगी, फील आ गई होगी, बहुत आसान है। उसके बाद क्लासिकल इन्वेस्टमेंट फंक्शंस। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि सेविंग डायरेक्टली रिलेटेड होती है, इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ आर, बट इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर्स। इनवर्सली रिलेटेड इसका मतलब है कि एक के बढ़ने से व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस our investment that decreases, and when rate of interest decreases then investment increases। जैसे हम इस ग्राफ के अंदर बताने की कोशिश करेंगे, we will explain with the help of graph। तो आई क्या है, दिस इज क्लासिकल इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी देख लीजिए, आप देख सकते हो, ये आपने पेपर में नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी थी, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटी, अब यहाँ से माप रहे हो, यू आर मेजरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दिस ओरिजन, तो ये घट गई एंड हमारी इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ से बढ़ करके इतनी हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट जो फंक्शन है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड आवर सेविंग फंक्शन दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन दोनों को हमने इकट्ठा प्लाट करना है। देखिए हमने जो देखा था, व्हाट वी हैव सीन दैट सेविंग हमारा जो क्लासिकल है या परंपरावादी, जो क्लासिकल सेविंग फंक्शन की स्लोप पॉजिटिव एंड इसकी स्लोप कैसी होती है, नेगेटिव होती है। एस एस दैट इज द सेविंग फंक्शन, एंड आई यहाँ पे थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में लिखना कि स्टार्टिंग से कैसे करना है। तो along x axis saving and investment they are taken, and along y axis rate of interest that is taken। ss that is the saving function, and I that is the investment functions, which are intersecting at point O, which are cutting at point Q point के ऊपर ये कट कर रहे हैं। It means at this point s and I are equal जो है। तो यही तो होता है कि जहाँ पे s और i दे आर इक्वल टू ईच अदर,
दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाता है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बनता है। एंड इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज ओ आर, एट इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ओ आर, सेविंग एंड फंक्शन दे आर इक्वल टू ईच अदर्स, और वो किसके बराबर हैं, ओ एल के बराबर हैं, दैट इज इक्वल टू ओ एल। वैन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाती है, कहाँ से, ओ आर से ओ आर वन। जब भी हमारी रेट ऑफ इंक्रीज कर जाती है तो इसके स्टेट में जाएंगे। आवर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मोर है या सेविंग, सेविंग दैट इज मोर, ठीक है, मोर देन इन्वेस्टमेंट। और अब यहाँ पे लिखे सेविंग वुड बी ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, एक्सेस सेविंग ओवर द इन्वेस्टमेंट। अब आपकी जो एक्सेस सेविंग है इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितनी एक्सेस है, टी के। इट मीन्स अब देखिए टी के ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक हमारी R1T एंड R1K, तो विच इज मोर, सेविंग इज मोर, सेविंग एक्सीड्स ओवर इन्वेस्टमेंट दैट इज टी के। एक्सेस आपने लिखा है एक्सेस ऑफ सेविंग ओवर इन्वेस्टमेंट दैट इज टी के। इट मीन्स आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगी, कब तक डिक्रीज करेगी, व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू ईच अदर। एंड उसके बाद देखिए ओ आर से हमने डिक्रीज करनी है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस फ्रॉम ओ आर टू ओ आर टू, डिक्रीज कर जाती है। जब भी डिक्रीज करेगी तो इसकी स्ट्रेट में चली जाइए, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रही है यहाँ पे आपकी सेविंग, तो इन्वेस्टमेंट दैट यहाँ पे लिखा है एक्सीड्स ओवर, या एक और यहाँ पे लिखे टिल एस आई, डिक्रीज करेगी। वैन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स करती है ओ आर टू, सेविंग मस्ट बी लेस देन, अब हमारी जो सेविंग है दैट मस्ट बी लेस देन, जो हमारी सेविंग है दैट मस्ट बी लेस देन इन्वेस्टमेंट। एक्सेस ऑफ आई ओवर एस, अब इन्वेस्टमेंट मोर है किससे, एक्सेस ऑफ आई ओवर एस इज जी एन, और ये जो एक्सेस है किसका, आई का एस के ऊपर, दैट इज इक्वल टू जी एन। इट मीन्स आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगी अनटिल, ठीक है, एट विच एस इज इक्वल टू आई, जब तक हमारा एस और आई एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं, टिल देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगी। फर्स्ट जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज की, हमारी सेविंग इंक्रीज हो रही, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज होना पड़ा कब तक, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं हो गए। लेकिन दूसरी वाली सिचुएशन में हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या होना पड़ा, इंक्रीज होना पड़ा, कब तक, जब हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बता के रखी स्टार्टिंग में, जब भी मैंने दोनों ये फलन बनाए थे, दोनों फंक्शंस बनाए थे, तो एक एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग मोर होती है, एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज मोर। आपको समझ आ गई होगी। अब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आपने तो ध्यान को सुनना है, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों को, क्योंकि बीच बीच में जब भी एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी इंग्लिश का तो उनको प्रॉब्लम आती है। तो परंपरावादी दृष्टिकोण में बचत और निवेश के द्वारा हमने संतुलन बिंदु का निर्धारण करना है। कौन सी, परंपरावादी दृष्टिकोण के अंदर बचत और निवेश के द्वारा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, बचत और निवेश के द्वारा हमने संतुलन बिंदु की व्याख्या करनी है। तो परंपरावादी दृष्टिकोण के अंदर भी आपको दो दृष्टिकोण मिलते हैं, ए एस और ए डी और एस और आई, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों बराबर ए एस और ए डी या एस और आई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब परंपरावादी बचत फलन आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, आपने समझनी है बात कि जो हमारा परंपरावादी बचत फलन होता है वो किसका फलन होता है, ब्याज की दर का फलन होता है। ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करता है, जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती है हमारी बचत भी बढ़ती जाती है। सेविंग का मतलब बचत भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे देखिए हमने सेविंग लेके रखी है, इधर ब्याज की दर लेके रखी है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने बचत और वाई एक्सिस के ऊपर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर हमने बचत और वाई एक्सिस के ऊपर हम ब्याज की दर को लेके रखा हुआ है। तो हमारी सेविंग जैसे जैसे हमारा ब्याज की दर बढ़ रही है हमारी ये बचत बढ़ रही है, ठीक है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, देखिए यहाँ पे हम ले लें, जैसे आर ले लिया, इधर R1 ये आपने लिखना नहीं है, तो यहाँ पे जैसे L और L1, तो इस रेट के ऊपर इसके सीधे आएंगे। जब ब्याज की दर R1 है तो यहाँ पे देखिए हमारी सेविंग कम है, लेकिन आइए बढ़ गई तो इसके सीध में आइए हमारी बचत भी बढ़ रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसलिए एस एस बकर की ढलान कैसी होती है, धनात्मक होती है। आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखिए, जो क्लासिकल इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब होता है कि परंपरावादी निवेश फलन। परंपरावादी निवेश फलन भी आपको पता है किसका फलन, ये किसका फलन होता है, ब्याज दर का फलन होता है। जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ते हैं तो लोग जो है वो बचत करते हैं, ना कि निवेश करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट घटती है, निवेश घटता है, और जैसे जैसे ब्याज की दर घटती है निवेश बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्याज की दर और निवेश के मध्य एक संबंध पाया जा रहा है। और वो संबंध कैसा है, हमारा जो संबंध है वो कैसा है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, ठीक है। और जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर बढ़ी तो निवेश घट गया, और जब ब्याज की दर घटी तो निवेश बढ़ गया, ठीक है। इसलिए इसकी ढलान कैसी होती है,
निवेश वक्र की ढलान कैसी होती है, ऋणात्मक। जब भी ऋणात्मक ढलान होती है तो ये जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो भी आप चर ले रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे कौन सा चर लेके रखा हुआ हमने, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, और यहाँ पे ब्याज की दर ले रखी, तो ये एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के बीच में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है कि एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। ठीक है, ये निवेश वक्र बन गया। आपने हमने बचत वक्र भी बना लिया, निवेश वक्र भी बना लिया। अब दोनों को हम इकट्ठा प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू एस एंड आई, बचत और निवेश के द्वारा हमने संतुलन बिंदु का निर्धारण करेंगे। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्धारण करना। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने बचत और निवेश ले लिया और वाई एक्सिस के ऊपर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर को लिया हुआ है। ठीक है, ये आपको पता है, ये हमने पहले भी बना के रखा है, हमने ड्रा के रखा है कि आई क्या है, निवेश फलन है, एस क्या है, बचत फलन है, और ये क्यू क्या है, आपको संतुलन बिंदु है। यही दर्शाता है कि संतुलन बिंदु ये क्यू बिंदु के ऊपर क्या है, एस और आई एक दूसरे के बराबर है। इस बिंदु के ऊपर एस और आई हमेशा एक दूसरे के बराबर है, और यहाँ पे ब्याज की दर कितनी है, ओ आर है। लेकिन जैसे ही ब्याज की दर बढ़ करके कितनी हो जाती है, ओ आर 1 हो जाती है। यहाँ पे आपने लिखना निवेश R1T है और आपकी बचत कितनी है, R1K। इसलिए बचत निवेश से TK अधिक है, TK के बराबर अधिक है। बचत निवेश से TK के बराबर अधिक है। इसका मतलब ब्याज की दर को कम होना पड़ेगा। कब तक कम होती जाएगी, जब तक एस और आई एक दूसरे के, बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, समझ आगे होगी, फील आगे होगी। अब जब भी आपकी ब्याज की दर ओ आर से घट करके ओ आर 2 रह जाती है, इस बचत दर के सीधे में चले जाएंगे आप, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बचत और निवेश को माप रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही तो बात आ गई, ये पैरेलल लाइन्स हैं, चाहे वो यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए। यहाँ पे आपकी बचत कितनी है, R2G है, और निवेश कितना है, R2N है। इसका मतलब आप कौन सा ज़्यादा, देखिए निवेश ज़्यादा है, निवेश बचत से GN अधिक है, इसलिए हमारी बचत, आपने ब्याज की दर को बढ़ना पड़ेगा। और ये कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक एस और आई, बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं। और बचत और निवेश कब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, जब हमारी ब्याज की दर OR हो जाती है। आपने फील करना है, समझना है। जब आपको समझ आ गई तो आपने रटना नहीं है, आपने बुक की भी हेल्प ले सकते हो। जब भी आपको ये जो, जैसे आपने एस बचत फलन बना लिया, आई निवेश फलन बना लिया, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया। जिस बिंदु के ऊपर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, जिस बिंदु के ऊपर एक दूसरे को काट रहे हैं, वहाँ पे ये दोनों बराबर हैं। फिर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर को बढ़ाना है, वहाँ पे आपकी बचत दर बढ़ जाएगी। ब्याज की दर को घटाना है, वहाँ पे निवेश बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ब्याज की दर को घटना पड़ेगा, यहाँ पे ब्याज की दर को बढ़ना पड़ेगा। कब तक, जबकि आपकी बचत और निवेश बराबर नहीं हो जाते हैं। आपको समझ आगे होगी, फील आगे होगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।